तो देखो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 15 का हमारा चल रहा था और इसमें मैंने कल आपको नाभिक के बल के बारे में बता दिया था और जो अपना समस्थानिक है, समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, इसके बारे में बता दिया था। अब जो अगला टॉपिक आता है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। तो देखना, तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज हुई थी ना, वो सहयोग वंश हुई थी। तो देखना, एक 1896 में एक वैज्ञानिक था, 1896 में एक साइंटिस्ट था, फ्रांसीसी साइंटिस्ट था, हेनरी बेकुरेल। हेनरी बेकुरेल था। वो देखना, अयस्कों का जो गुण, अयस्कों के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को काले कागज से लिपटी फोटोग्राफिक प्लेट पर रख दिया। काले कागज से लिपटी के फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख दिया। और जब इस प्लेट को उसने विकसित किया तो देखा कि जो प्लेट के ऊपर है वो कुछ धब्बे बन गए थे। प्लेट के ऊपर है कुछ धब्बे बन गए थे। और तब उन्हें उसके बारे में बताया कि जो यूरेनियम है उससे कुछ अदृश्य किरणें हैं वो निकल रही है। वो अदृश्य किरणें हैं वो बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल जा रही है और ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है। उन्हीं किरणों को उसने कहा था रेडियो एक्टिव किरणें या फिर बेकुरेल किरणें। इसको ही बोलते हैं रेडियो एक्टिव किरणें, रेडियो एक्टिव किरणें या फिर बेकुरेल किरणें। यानी क्या किया, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को एक काले कागज से लिपटी एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख दिया। जब इस प्लेट को विकसित किया कि देखा तो इस प्लेट के ऊपर है कुछ धब्बे बन गए थे। इस प्लेट के ऊपर धब्बे बन गए थे, यानी कि वो फोटोग्राफिक प्लेट है उससे प्रभावित हो रही थी। यानी कि उसने देखा कि जो यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट है उससे कुछ अदृश्य और स्वतः ही उत्सर्जित होने वाली किरणें निकल रही थी। उन्हीं किरणों को उसने कहा रेडियोएक्टिव किरणें या फिर बेकुरेल किरणें। और कुछ समय बाद में ही दो साइंटिस्ट और थे, पियरे क्यूरी तथा उसकी पत्नी थी मैडम क्यूरी या फिर मेरी क्यूरी बोल दो भी। उन्होंने क्या किया कि जो पिंच ब्लेंड नामक अयस्क से दो रेडियोएक्टिव पदार्थों की खोज और की, जिसके नाम थे एक तो रेडियम और दूसरा था पोलोनियम। एक तो रेडियम की खोज हुई और दूसरा था पोलोनियम, जो पियरे क्यूरी और उसकी दंपति मैडम क्यूरी, यानी कि उसको मतलब है क्यूरी दंपति ने पिंच ब्लेंड नामक अयस्क से दो रेडियोएक्टिव पदार्थों की खोज और की, जिसके नाम थे रेडियम और पोलोनियम। और इसके लिए 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए दिया गया। और जो रेडियम था इसकी रेडियोएक्टिविटी यूरेनियम से 15 लाख गुना अधिक थी। 15 लाख गुना अधिक। जो रेडियम था इसकी जो रेडियोएक्टिव था वो यूरेनियम से कितनी अधिक थी, 15 लाख गुना अधिक थी। अब देखना, बाद में धीरे धीरे और तत्वों की है और पदार्थों की खोज होती रही और बाद में देखा गया कि जो परमाणु क्रमांक Z बराबर 82, परमाणु क्रमांक Z बराबर 82 से अधिक वाले जो तत्व हैं वो भी रेडियोएक्टिव गुण है वो प्रदर्शित करते हैं। यानी कि उनसे भी कुछ अदृश्य किरणें वो भी स्वतः उत्सर्जित हो रही है, वो भी स्वतः ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं और उनसे भी अदृश्य किरणें वो निकल रही हैं।
और इन किरणों के ऊपर देखा गया कि ताप, दाब, वायुमंडलीय कार्य का कोई प्रभाव वो नहीं पड़ता है। और उन तत्वों के देखना जो एग्जाम्पल है वो आप याद रखना, 5-4 एग्जाम्पल भी हैं तत्वों के, जैसे कि यूरेनियम है, पोलोनियम है, थोरियम, प्लूटोनियम, रेडियम, ये सारे के सारे हैं रेडियो एक्टिव तत्व है। ये है रेडियो एक्टिव तत्व, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब है कि इनसे अदृश्य किरणें निकलती हैं, यानी कि सातह ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। और जो इनकी ऊर्जा आती है वो आती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये तत्व है यूरेनियम याद रखना, पोलोनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है और रेडियम है। और जो ये रेडियोएक्टिवता की जो घटना है ये एक नाभिकीय घटना है, ये सारी की सारी नाभिक के अंदर ही है, ये नाभिकीय घटना है। क्योंकि जो इसकी ऊर्जा होती है वो होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है, नहीं कि क्योंकि जो नाभिकीय विकिरण उन सभी की ऊर्जा होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है, जबकि जो रासायनिक विकिरण होती है उनकी ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसलिए जो नाभिकीय विकिरण के ऊपर ताप, दाब और जो वायुमंडलीय कार्य है उसका प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। अब देखना आगे क्या हुआ, रदरफोर्ड ने इनको जो रेडियोएक्टिव पदार्थ था इनका विश्लेषण किया। रदरफोर्ड ने रेडियोएक्टिव पदार्थों का विश्लेषण देखना वो किस प्रकार से किया था कि उसने एक शीशे के पात्र में किस प्रकार से देखना, रदरफोर्ड ने जो रेडियोएक्टिव पदार्थों का विश्लेषण किया, उन्होंने रेडियोएक्टिव पदार्थों को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा था। रदरफोर्ड यानी कि जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है उनको विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया, यानी कि इस प्रकार से उसकी व्यवस्था की थी उसने। ये है शीशे का पात्र, शीशे का बॉक्स है। यहां पर उसने एक रेडियोएक्टिव पदार्थ को रख दिया था, यह है रेडियोएक्टिव पदार्थ, रेडियोएक्टिव पदार्थ। और देखा कि इससे देखना है रेडियोएक्टिव पदार्थ से इससे किरणें निकलेंगी इस प्रकार से। और यहां पर उसने देखना तो एक प्लेट रखी, यहां पर इस प्लेट के ऊपर ऋणावेश इस प्लेट के ऊपर था ऋणावेश, और एक प्लेट यहां पर रख दी, इस प्लेट के ऊपर था धनावेश। तो उसने क्या देखा कि जो अधिकतर कई किरणें हैं वो इस प्लेट की ओर है वो चली गई, धनात्मक प्लेट की ओर चली गई कई किरणें, और कुछ किरणें कुछ किरणें ऋणात्मक प्लेट की ओर और कुछ किरणें धनात्मक प्लेट की ओर चली गई, और कुछ किरणें क्या हुई उस सीधे निकल गई। अब जो किरणें ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हुई, जो किरणें ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हुई, उसको उसने कहा ये कौन सी किरणें हैं, एल्फा किरणें हैं, जो क्या होती हैं, धनावेशित होती हैं, क्योंकि ऋणात्मक इसलिए धनावेशित। और कुछ किरणें देखना जो यहां पर गई उसने उसको नाम दिया कि ये किरणें कौन सी है, बीटा किरणें उसको नाम दिया, जो क्या होती हैं, ऋणावेशित, ये धनावेशित होती है और ये ऋणावेशित होती है। और जो किरणें स्थिति निकल गई उसको उसने नाम दिया, ये कौन सी किरणें हैं, गामा किरणें, जिसके ऊपर कोई आवेश है वो कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता है। तो ये रदरफोर्ड ने जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है उसका विश्लेषण किया, एक शीशे का पात्र लिया, ये रेडियोएक्टिव पदार्थ इसमें रख दिया है। अब देखो उसने एक प्लेट यहाँ पर ऋणात्मक प्लेट लगाई और एक धनात्मक प्लेट लगाई, तो क्या हुआ, जैसे ही किरणें यहाँ से निकलनी स्टार्ट हुई, कुछ किरणें इस ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो गई, कुछ किरणें धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो गई, और कुछ किरणें वो सीधे निकल गई। जो किरणें ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हुई वो कौन सी किरणें थी, एल्फा किरणें, और
होती है, धनावेशित होती है। और जो किरणें इस प्लस वाले की धनात्मक प्लेट पर आकर्षित हुई वो किरणें थी बीटा किरणें, और ये होती है ऋणावेशित। और जो किरणें वो सीधी निकल गई वो किरणें थी गामा किरणें, और जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। और बाद में फिर देखना पता चला कि इनको किरणें की जगह इसको हम कण कह सकते हैं, ये कणों के रूप में है वो चलती है, वो आगे हम देखेंगे। तो देखना स्टार्ट करते हैं, आप नोट्स भी बना लेना साथ के साथ में। और रेडियोएक्टिविटी की है यहां से स्टार्ट करते हैं। आप देखना आगे चैप्टर में रेडियोएक्टिविटी चलेगा, इसको अच्छे से समझना है, कोई दिक्कत हो तो आपको पूछ देनी है ना। सबसे पहले मैं इसकी आपको परिभाषा बता देता हूं। इसकी आप परिभाषा लिख देना, कुछ पदार्थ स्वतः ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित, कुछ पदार्थ स्वतः ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। अतः स्वतः उत्सर्जन की घटना को रेडियोएक्टिवता कहते हैं। स्वतः उत्सर्जन की घटना को रेडियोएक्टिवता कहते हैं, तथा जिन पदार्थों में यह घटना होती है, जिन पदार्थों से यह किरणें निकलती हैं उन्हें रेडियोएक्टिव किरणें कहते हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं उन्हें, तथा जिन पदार्थों से ये किरणें निकलती है उन्हें रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं। यानी कि स्वतः उत्सर्जित होती है और इनकी ऊर्जा होती है वो बहुत ही अधिक होती है, अपने आप निकलने स्टार्ट हो जाती है। और इन किरणों को हम बोलते हैं रेडियोएक्टिव किरणें, तथा जो पदार्थ होते हैं उसको बोलते हैं रेडियोएक्टिव पदार्थ। इसके आप एग्जाम्पल भी लिख देना, मैंने आपको बताया अभी भी यूरेनियम है, थोरियम, पोलोनियम, और यूरेनियम हो गया, थोरियम, पोलोनियम और प्लूटोनियम, रेडियम। इस प्रकार से इसके आप एग्जाम्पल है वो याद रख लें, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है रेडियोएक्टिव पदार्थों के गुण क्या क्या है। तो अब देखना इसके गुण क्या है कि पहला इसमें गुण है कि कोई भी पदार्थ है वो कब विघटित हो जाए इस बात का हमें पता वो नहीं चलता। यानी कि ये संभव नहीं है कि कोई पदार्थ वो रेडियोएक्टिव पदार्थ कब विघटित हो रहा है इसका पता करना संभव नहीं है। ये नहीं कि यहाँ रेडियोएक्टिव पदार्थ रख दिया और यहाँ से किरणें वो निकलनी स्टार्ट हो गई है। किरणें निकलने में देखना समय भी लग सकता है, आज अभी भी निकलनी स्टार्ट हो जाए रेडियोएक्टिव पदार्थ से और 2 साल भी नहीं निकले। यानी कि इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ कब विघटित होगी किरणें, ये ज्ञात करना संभव नहीं है। कौन सा पदार्थ कब विघटित हो जाए यह ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी कोई भी पदार्थ कब विघटित हो जाए ये हमें पता नहीं है। कब पदार्थ से किरणें निकलेंगी, कोई पदार्थ कब विघटित होगा यह वो पता हम नहीं लगा सकते। अब जो दूसरी जो इसका आप लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो कि जो रेडियोएक्टिव पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है उससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है। तो ये लिख देना रेडियोएक्टिव पदार्थों के विघटन से उत्सर्जन से
उत्सर्जन से अल्फा बीटा तथा गामा किरणें निकलती हैं। अब 3 नंबर, जो अल्फा किरणें होती हैं वो होती है धनावेशित, बीटा ऋणावेशित, जो गामा है वो उदासीन होती है। अल्फा किरणें धनावेशित, बीटा किरणें ऋणावेशित तथा गामा किरणें वो क्या होती हैं, उदासीन होती हैं। अब देखना जो अगला इसका गुण है वो क्या हो जाएगा कि जो रेडियोएक्टिवता की जो घटना है वो एक नाभिकीय घटना है, इसलिए ताप दाब का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेडियोएक्टिवता की घटना कौन सी घटना है, एक नाभिकीय घटना होती है, नाभिकीय घटना होती है। रेडियोएक्टिवता की घटना नाभिकीय घटना होती है जिस पर ताप दाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, अगला गुण देख लो। अगला गुण क्या हो सकता है कि जो रेडियोएक्टिवता की जो ऊर्जा होती है वो होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जबकि नाभिकीय अभिक्रियाओं की जो ऊर्जा होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, एक बार ये भी लिख सकते हो आप, और भी बहुत सारे हो सकते हैं इसके गुण, तो आप इनको अच्छे से याद रख लेना। यानी कि कुछ पदार्थ होते हैं जैसे किरण उत्सर्जित करते रहते हैं, ऐसा की घटना को रेडियोएक्टिवता कहते हैं, और जिन पदार्थों से किरण निकलती है उन्हें रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं। जल्दी से फटाफट देखो, बाद में इससे आगे का और करवाते हैं। मिटा देते हैं इसको। ये अपना रेडियोएक्टिवता हो गया है। अब अगला क्वेश्चन आता है देखना, आपको एक बार रिवाइज और करवा देता हूँ। अभी हमने रेडियोएक्टिवता के बारे में पढ़ा है। तो रेडियोएक्टिवता क्या होती है कि 1896 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था हेनरी बेक्वेरेल, वो अयस्कों की खोज है वो कर रहे थे, अयस्कों के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। उसने क्या किया कि यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को एक काले कागज से लिपटी फोटोग्राफिक प्लेट पर रख दिया। जब उसने फोटोग्राफिक प्लेट का अध्ययन किया तो उसने देखा कि इस फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ काले धब्बे हैं वो बन गए हैं, और ये फोटोग्राफिक प्लेट भी इससे प्रभावित होती है। तो उसने बताया कि जो ये धब्बा बना है ये अदृश्य किरणें निकल रही है तब बना है, यानी कि स्वतः ही ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। और इन्हीं किरणों को, यानी कि जो किरणें निकल रही थी यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट से, इन्हीं किरणों को उसने कहा क्या है कि ये बेक्वेरेल किरणें हैं, या फिर इन्हीं किरणों को नाम दिया रेडियोएक्टिव किरणें, क्योंकि ये किरणें स्वतः ही उत्सर्जित हो रही थी। अब बाद में देखना, इन गुणों का अध्ययन आगे करने के लिए एक पिच ब्लेड नामक अयस्क में जो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इस अयस्क से 2 रेडियोएक्टिव पदार्थों की खोज और की, जिसके नाम थे रेडियम और पोलोनियम, और इसके लिए 1903 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जो रेडियम था उसकी रेडियोएक्टिवता वो यूरेनियम से 15 लाख गुना अधिक थी। और बाद में देखा गया कि जो परमाणु क्रमांक 82 से अधिक वाले तत्व हैं वो भी स्वतः उत्सर्जन की घटना होती है उनमें भी, यानी कि उससे भी स्वतः उत्सर्जित, उससे भी किरणें वो स्वतः उत्सर्जित होती रहती हैं। और जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, रेडियम है, ये इनका परमाणु क्रमांक देखना 82 से अधिक होता है। यूरेनियम हो, चाहे वो पोलोनियम हो, थोरियम हो, रेडियम हो, प्लूटोनियम हो, ये सारे के सारे परमाणु क्रमांक 82 से अधिक वाली है। और जो रेडियोएक्टिवता की घटना वो एक नाभिकीय परिघटना थी, और क्योंकि जो इसकी ऊर्जा थी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, यानी कि जो किरणें निकलती हैं रेडियोएक्टिव की अदृश्य किरणें निकलती, जो उनकी ऊर्जा होती है वो होती है
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है, जबकि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। अब बाद में देखा रदरफोर्ड ने रेडियोएक्टिवता का विश्लेषण किया, और विश्लेषण किया तब देखा कि उसने देखा जो रेडियो गुणों को, रेडियोएक्टिव पदार्थों को किनके बीच में रख दिया, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा। तो देखा कि कई किरणें थी धनावेशित प्लेट की तरफ आकर्षित हो रही थी, कुछ किरणें ऋणावेशित प्लेट की तरफ आकर्षित हो रही थी, और कुछ किरणें सीधे निकल जा रही थी। जो ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हुई उसको नाम दिया अल्फा किरणें, जो धनावेशित होती हैं, और जो प्लस वाली प्लेट के ऊपर जो किरणें गई उसको इसने नाम दिया बीटा किरणें जो होती हैं ऋणावेशित। जबकि कोई किरणें वो सीधे निकल गई थी जिसका नाम दिया उसने गामा किरणें, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये था रेडियो एक्टिवता। आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताना, और अच्छे से आप इस टॉपिक को एक बार और देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जो अगला टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे रदरफोर्ड सोडी का नियम। रेडियोएक्टिव पदार्थों के लिए जो रदरफोर्ड ने नियम दिया था वो हम करेंगे।